मैं शशि सोनवने सर सीधे आपके पास आता हूं। जिस तरीके का महत्वपूर्ण बयान शरद पवार ने दिया है, क्योंकि शरद पवार को लेकर के पिछले कुछ दिनों से लगातार कई तरीके की चर्चाएं चल रही थी। अब जो बयान शरद पवार का आया है, उस बयान को आप कैसे देख रहे हैं कि ईडी के डर से ये सारे नेता जो है वो गए हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ। तो ऐसे में ये जो बयान है, जो सवाल है, वो कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये शरद पवार जैसे नेता का जो है वो बयान आता है। शरद पवार जैसे नेता जब इस तरीके की चीजों को कहना शुरू कर देते हैं। शशि जी। देखिए, शरद पवार साहब जो है वो उनकी राजनीति शुरू से ही एक एस्टेब्लिशमेंट के नेता के रूप में रही है। और जब मैं एस्टेब्लिशमेंट कहूँ तो पूरा वो सिस्टम के हिस्सा के रूप में रही है। और ये बात तो पक्की है कि भाई एनसीपी जब टूटी तभी सबको मालूम था कि भाई ये ईडी और ये सारी यंत्रणा का जिस तरह का इस्तेमाल किया गया उसके अनुसार ये हुआ है। शरद पवार इस मामले में कंसिस्टेंट है। जब उनको पहली बार ईडी का सो कॉल्ड नोटिस आया था, हाँ, बाद में ईडी पीछे हट गई और पिछले इलेक्शन का पूरा नूर बदल गया, तब से शरद पवार लगातार इन इंस्टीट्यूशंस को लेकर एक भूमिका रख रहे। इस मामले में उनकी कंसिस्टेंसी है। अभी क्या हुआ, जब एनसीपी टूटी थी तो उसके तुरंत बाद एक दो येवला नासिक की सभा के बाद सब शांतता थी और पूरा सेशन आराम से चला गया। किसी को पता नहीं चल रहा था कि एनसीपी सत्ता में है, विरोधी दल में, न्यूट्रल में, कहाँ है। उनके एमएलएस को भी नहीं पता था। तो एक संभ्रमावस्था पैदा हो गई थी, जिसके कारण थोड़ी सी परेशानी बढ़ गई थी विद इन इंडिया अलायंस या महाविकास आघाड़ी। अभी बीड़ में उन्होंने जो सभा की, वो फिर अभी कल का जो बयान आया है, उनके सोशल मीडिया के सभी लोगों को तैयार करने के दौर में उन्होंने जो बातें रखी, उसमें उन्होंने अभी कैटेगरी के लिए एक बात रख दी है कि बीजेपी की जो भी सत्ता है वो केवल और केवल केंद्रीय ये जो यंत्रणा है, ईडी हो गई, सीबीआई हो गया, आईटी हो गई, इनके माध्यम से ही वो कर रहे। जिनको डर है वो उधर चले गए हैं और जिनको डर नहीं है वो अब लोगों के बीच में जाके लड़ेंगे। कुछ इस तरह का ध्रुवीकरण अब शरद पवार करने जा रहे हैं। तो परसेप्शन के मामले में अब ऐसा आ रहा है कि भाजपा के पास ईडी से डरे हुए लोग ही गए हैं। और जब ईडी से डरे हुए लोगों का जाने का मतलब ही होता है कि उन्होंने कुछ गलत काम जरूर किया होगा, तभी तो ईडी उनके पीछे लगी है और ये लोग वहां भागकर चले गए। तो भाजपा ने एक सेल्फ गोल भी कर लिया मोदी के माध्यम से कि भाई हम भ्रष्टाचार मुक्त भारत करना चाहते हैं। भ्रष्टाचार मुक्त भारत कैसे करोगे आप, जब सारे भ्रष्टाचारियों को आप अपने पाले में ले रहे हो, तो भ्रष्टाचार मुक्त भारत कैसे होगा। इस बहाने से शरद पवार ये ध्रुवीकरण को और तेज करने की कोशिश कर रहे हैं। इंस्टीट्यूशंस के मामले में अंडरलाइन करके मोदी सरकार को टारगेट करते हुए उन्होंने एनसीपी से जो गए हुए लोग हैं उनका नाम लिए बिना उनका कद उन्होंने कट टू साइज कर दिया है। हम लोग को लग रहा था कि भाई अजित पवार और शरद पवार का कुछ चलेगा, ऐसा नहीं हो रहा है। अजित पवार और उनके साथ गए हुए तमाम लोगों को उन्होंने कट टू साइज कर दिया है। अब उनकी वो हैसियत नहीं है महाराष्ट्र की राजनीति में जो वो एनसीपी में थे तब हुआ करती थी। तो कुल मिलाकर यह है कि 2024 का जो चुनावी स्टेज है वो धीरे धीरे अभी सेट होते जा रहा है और वो इसके इर्द गिर्द चलेगा। जी, शशि सोनवने सर, क्योंकि आप एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, तमाम सामाजिक संगठनों के साथ साथ लोगों से आपका खूब मिलना जुलना होता है। सर, कल सीडब्ल्यूसी की जो सूची आई, जिस तरीके से उसमें समीकरणों को साधने की कोशिश, कहा यह जा रहा है कि भाई पूरी सियासत को एक तरीके से, पॉलिटिक्स को खड़गे ने अपनी नई टीम के सहारे साधने की कोशिश की है। साथ ही साथ और कई सारे उसके संदेश भी दिए हैं। उन संदेशों पर अलग अलग थोड़ी सी बात होगी। सर, जो सबसे बड़ा एक संदेश है, जिस तरीके से राजस्थान में बीते दिनों घटनाएं हुई और लगातार एक लंबे समय से चर्चा सचिन पायलट और अशोक गहलोत के विवाद को लेकर के चलती है, जिसको कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी भुनाने की तैयारी में थी। अब मल्लिकार्जुन खड़गे की बैठक के बाद जिस तरीके से खबरें आ रही थी कि सचिन पायलट को एक तरीके से साध लिया गया और उनसे कह दिया गया है कि आप बैठिए, आपको बिल्कुल संतुष्टि भरे जो है वो जिम्मेदारियां दी जाएंगी। और खड़गे ने ही ये चीज कही थी कि आप राजस्थान से बाहर निकल करके भी चीजों को देखना शुरू कीजिए, क्योंकि वो राजस्थान में अहम पद चाह रहे थे।
शशि सोनवने सर, सवाल मेरा ये है कि क्या ये जो विवाद की बात हो रही थी, अब ये पूरा विवाद को एक तरीके से देखा जाए तो लगभग खत्म कर दिया है मल्लिकार्जुन खड़गे ने, इसका जो इम्पैक्ट होगा वो कैसा रहेगा शशि सर? नहीं, इसका इम्पैक्ट बहुत ही सकारात्मक रहेगा। खड़गे का ये कांग्रेस का अध्यक्ष बनना, ये कांग्रेस पार्टी का पुनरुज्जीवन करने के लिए काफी मददगार साबित हुआ है, क्योंकि उसने क्या किया है कि वो बफर जैसा हो गया कि जो गांधी घराने को लेकर आरोप बाहर से हो रहे थे या अंदर से भी जो तकरारें आ रही थी, उन सारी बहसों को उसने उस बात में पूर्ण विराम लगा दिया। एक नंबर 2, खड़गे रबर स्टैम्प प्रेसिडेंट नहीं है, ये भी बात समझ लेनी चाहिए। मतलब बाकी हम लोग आरोप चाहे जो भी कर ले, खड़गे का उनका अपना एक पॉलिटिक्स है, उनका अपना एक बड़ा पॉलिटिकल करियर है, और कर्नाटक की राजनीति में कई बार वो सीएम बनते बनते रह गए, और कर्नाटक के इस बार के चुनाव में उन्होंने भी अपने आप को एक बड़े व्यापक कैनवास में बिठा दिया। वो छोटे नहीं बने कि भाई अभी मौका है तो कर्नाटक में सीएम बन जाता हूँ, वो नहीं किया। उन्होंने यही किया है कि हर राज्य में कांग्रेस के भीतर के जितने भी अंतर्विरोध थे नेताओं के बीच में, वो कम करने की कोशिश की। आपकी बात एकदम दुरुस्त है कि राजस्थान में जहां पर चर्चा पूरी तरह से गहलोत और सचिन पायलट के अंतर्विरोध को लेकर चल रही थी, झगड़े को लेकर चल रही थी, और कांग्रेस शायद सेफ गोल करके राजस्थान को बीजेपी के पाले में डाल देगी, ऐसा वातावरण था। उस वातावरण को खड़गे जी ने बदल दिया मतलब इस हद तक बदल गया कि अब चर्चा उल्टी होने लगी कि वसुंधरा राजे बीजेपी के उस पार्लियामेंट्री बोर्ड के हिस्सा है कि नहीं है, उनके कितना चलेगा नहीं चलेगा, और फिर नड्डा जी और अमित शाह के साथ उनका किस तरह का अंतर्विरोध बढ़ गया है। अब उस खेमे में चर्चा चली गई। यही कमोबेश यही चर्चा आप कांग्रेस की CWC में जितने भी मेंबर्स आए हैं, अभी उन्होंने इंडक्ट किए, G23 के सदस्यों को उन्होंने फिर से सम्मान पूर्वक ले लिया। तो जो तकरार कंप्लेंट G23 के नेताओं की हुआ करती थी, उसको कुछ हद तक एड्रेस किया गया। कुछ हद तक उन्होंने कुछ स्ट्रॉन्ग मैसेजेस दिए हैं, खास करके गहलोत को भी दिया है कि आप सीएम बने रहेंगे लेकिन आपका आदमी CWC में रहेगा, ऐसा जरूरी नहीं। तो हर राज्य में लगभग उन्होंने साधने की कोशिश की है। इससे ये हो गया कि कांग्रेस पार्टी एज अ पॉलिटिकल पार्टी 2024 का चुनाव बहुत गंभीरता से ले रही है। पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन भी फिर से रिबिल्ड करने की कोशिश कर रही है। ये मैसेज खड़गे जी देने में काफी हद तक कामयाब हो गए, और इसका सकारात्मक प्रभाव इंडिया अलायंस जो बिल्टअप हो रहा है उस पर जरूर होगा, क्योंकि इस सारे CWC के रीऑर्गेनाइजेशन में कहीं भी टॉप लीडरशिप का एरोगेंस नहीं दिख रहा है, लेकिन उसका फुटप्रिंट भी है। ये दोनों चीजें जो बैलेंस करने का जो एक्ट होता है, वो खड़गे जी का अभी के जो CWC उन्होंने रिकंस्टिट्यूट की उसमें दिख रहा है। वीजा भी अब बीजेपी को देखना पड़ेगा। जो प्रॉब्लम्स कांग्रेस के हुआ करते थे वो प्रॉब्लम अभी बीजेपी के दिखने लगे। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, आने वाले 6 महीने में चीजें कैसे बढ़ती है, डेवलप होती है। शशि सोनवने सर थोड़ा सा अब जरा इस टॉपिक से हम लोग अलग हट करके एक बात, शरद पवार की जब बात हो गई है, शरद पवार की चूंकि चर्चा हो रही है सर, एक चर्चा लंबे समय से महाराष्ट्र वर्सेस गुजरात वाली भी हो रही है। जिस तरीके से तमाम योजनाओं को महाराष्ट्र से ले जाकर के गुजरात में शिफ्ट किया गया, क्या आने वाले चुनाव में इससे जो लाभ है वो किसको मिलता हुआ दिख रहा है? साथ ही साथ जो ईडी और ये जो जिस छापे की बात शरद पवार साहब ने की है, इससे जो सियासी जमीन जिसकी बात हो रही है, वो सियासी जमीन किसकी मजबूत हुई है? ये दो सवाल। दोनों फैक्टर्स किसके पक्ष में जाते हैं, इससे ज्यादा किसके खिलाफ में जा रहे हो अगर सोचे तो सीधा सीधा दिख रहा है कि वो भाजपा को नुकसान कर रहा है। एक हिस्टोरिकली है कि भाई महाराष्ट्र और गुजरात का एक कॉन्ट्रडिक्शन हमेशा रहा है, जब से बना तब से, और खासकर मुंबई को लेकर रहा है। और अभी जितनी भी परियोजनाएं आ रही है और हम जिन आंदोलनों में लगे हैं, हम देख रहे हैं कि भी जितने भी विनाशकारी परियोजनाएं हैं वो महाराष्ट्र में थोपे जा रहे हैं, जो हमने मांगे नहीं। हमने मतलब महाराष्ट्र के वहाँ के लोगों ने, जैसे बुलेट ट्रेन हो गई, वाडवन पोर्ट हो गया, या रिफाइनरी, ऑयल रिफाइनरी हो गई, ये हमने मांगे नहीं, वो यहाँ थोपे जा रहे। और जो अच्छे प्रोजेक्ट्स है वो सारे के सारे गुजरात शिफ्ट हो रहे हैं। उसका कोई लॉजिक, उसका कोई तर्क रखा नहीं जाता। ये बात अलग है कि दोनों भी एक देश के हिस्सा के रूप में देखा जाना चाहिए, ये भूमिका के स्तर पर अच्छा लगता है सुनने को, लेकिन पॉलिटिकली ये चीजें कॉन्ट्रडिक्शन को बढ़ा देता है।
और जब खास करके दो गुजराती के लिए काम करना शुरू कर दे तो इससे तो परसेप्शन और भी ज़्यादा दूसरी दिशा में चला जाता है। तो महाराष्ट्र में मोदी साहब का जो 2014 या 2019 तक जिस तरह का हवा थी, जिस तरह की, वो हवा अभी नहीं है। ग्रेजुअली मोदी, मैं कह रहा हूँ कि ऑल इंडिया प्लेन पर जैसे लाइबिलिटी बन चुके, तो महाराष्ट्र की राजनीति में उनका चेहरा लेकर ज्यादा प्रचार करना भी बीजेपी के लिए आने वाले दिनों में मुश्किल हो जाएगा, यहाँ तक गई है। इसलिए शरद पवार का ये जो स्टेटमेंट आ रहा है, शरद पवार क्या कहना चाहते हैं, इसमें से मैसेज क्या है कि बीजेपी कोई बड़ी पार्टी नहीं है, मोदी कोई बड़ा नेता नहीं है, ये जो इंस्टीट्यूशंस इनके कब्जे में है ये हथियार के रूप में वो इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए वो है। अब इसको काउंटर कैसे करना चाहिए, तो शरद पवार ने रास्ता भी दिखा दिया है कि मैं ही आश्वासक चेहरा हूँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं लोगों के बीच में जा रहा हूँ। अब वो लोगों के बीच में जाके जनसभाएं ले रहे हैं। इसका सीधा सीधा मतलब हो रहा है कि शरद पवार ने अपने आप को और अपने जैसे जितने भी फोर्सेस है उनके जैसे, उनको उठा के लोगों के पाले में खड़ा कर दिया है कि ये लोगों के साथ है। और बीजेपी एज अ पॉलिटिकल फोर्स लोगों में पॉपुलर नहीं है, वो अभी एक पॉलिटिकल फोर्स, एक इंस्टीट्यूशंस को इस्तेमाल करने वाला फोर्स के रूप में जो गलत तरीके से करेगी। और जितनी भी बौखलाहट आप देखेंगे, ये जो बौखलाहट अभी नजर हमें आ रही है, नरेंद्र मोदी का पूरा जो संसद के भीतर का भाषण, लंबा चौड़ा भाषण, या 15 अगस्त का भाषण, ये जो लड़खड़ाहट है मोदी के भाषा में, ये लड़खड़ाहट बीजेपी की लड़खड़ाहट दिखा रही है। वो कॉन्फिडेंस नहीं है, वो दिशा नहीं है। जब आप हवा में बात शुरू कर दे तो 1000 साल बाद और 1000 साल पहले, तो वर्तमान तो है नहीं, और वर्तमान अभी 2024 का चुनाव है। और शरद पवार कहीं भी पीछे नहीं जा रहे और आगे भी नहीं जा रहे। मतलब शरद पवार, अभी आप सिंबल ले लीजिए कि उनकी पार्टी टूटने के बाद से वो कहीं भी पहले वाली इसमें नहीं जा रहे। वो इतना ही कह रहे कि पहले भी बहुत सारे लोग छोड़ के गए, अभी भी मैं आगे लड़ सकता हूँ। ईडी, आईटी और ये सारे इंस्टीट्यूशंस का गलत इस्तेमाल मतलब कॉन्स्टिट्यूशन पे हमला है, और कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज को मेंटेन करना ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। आखिरी बात मुझे लग रहा है जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि आज़ादी के बाद जैसे इमरजेंसी के दौर का एक इम्पोर्टेंट इलेक्शन आ गया था, 90 का 89-90 के आसपास का इलेक्शन बहुत इम्पोर्टेंट था, जिसने कई सारी दिशाओं को बदल दिया 91 तक का। उसी तरह से 2024 का चुनाव ये तीसरा पड़ाव होगा जो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, जो इस देश की दिशा को तय करेगा। और मुझे लगता है कि ये जब 70-75 साल आप पूरे कर देते हो और संविधान आप यहाँ रखे हो, तो संविधान विरोधी ताकतें संविधान की शपथ लेकर संविधान को बदलने की जब कोशिश कर रहे, ऐसे समय में शरद पवार जैसे नेता, जो एस्टेब्लिशमेंट के नेता, मैं अगेन बोलूंगा कि वो एस्टेब्लिशमेंट की लीडरशिप है, वो लीडरशिप सिर्फ पॉलिटिकल मास मूवमेंट से खड़ी हुई लीडरशिप नहीं है, वो एस्टेब्लिशमेंट की लीडरशिप है, जिन्होंने सत्ता चलाई हुई है, हमेशा सत्ता में रही है। वो भी ये मान रहे कि सत्ता इस तरह से नहीं चलाई जा सकती। सत्ता को अगर चलाना है तो भारत के संविधान के कुछ बुनियादी फ्रेमवर्क है, उस दायरे के भीतर रहकर ही चलाना पड़ेगा। शरद पवार के ये साबी के सारा जो स्टेप्स है, उनके जो कदम जो उठा रहे हैं, वो सारे कदम इस दिशा को निर्देशित कर रहे हैं, अंडरलाइन कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। इसलिए शरद पवार की राजनीति के साथ हमारे अपने जगह पे मतभेद है, रहेंगे, लेकिन whether you believe in constitutional framework or not, whether you are with constitution or not, कुछ इस दिशा में चुनाव जा रहे हैं। और इंडिया का अलायंस अपने आप को कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेम के भीतर रखने की कोशिश कर रहा है, या उस तरह से उसको प्रेजेंट कर रहा है, और बीजेपी कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे के बाहर जाने की कोशिश कर रहे हैं। वो जो आर्टिकल आया डेब्रॉय का कि कॉन्स्टिट्यूशन को अभी ये करना चाहिए, अब ये जो बकवास आप जब शुरू कर देते हो तो ये चुनावी साल में और नुकसान कर देगी।